क्या एक अकेला इंसान एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, है ना? लेकिन आज हम महात्मा गांधी के आंदोलनों की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक तरह की मास्टर क्लास थी कि कैसे सही रणनीति, आम लोगों को साथ लेकर चलने की ताकत और एक सीधे साधे विचार से इतिहास की धारा को मोड़ा जा सकता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम सत्याग्रह के आइडिया को समझेंगे, देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर इसे कैसे आजमाया गया, फिर भारत में इसकी पहली कामयाबियों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि कैसे ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। देखिए, गांधी जी के हर कदम के पीछे एक बहुत ही मजबूत फलसफा था। जब महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में आए तो वो एक नए दौर की शुरुआत थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और वो हथियार था सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठ जाना, ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं, ये है सत्यबल, यानी सच की ताकत, अन्याय के खिलाफ सच पर टिके रहने की एक एक्टिव मॉरल फोर्स जो सामने वाले की अंतरात्मा को झंझोड़ने की कोशिश करती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पावरफुल आइडिया भारत में पैदा नहीं हुआ। इसकी प्रयोगशाला, इसका टेस्टिंग ग्राउंड भारत से हजारों मील दूर दक्षिण अफ्रीका था। गांधी जी ने करीब 2 दशक वहीं पर इसे तैयार किया और परखा। वहां दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संघर्ष को हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले तो उन्होंने वही पारंपरिक तरीके अपनाए, जैसे याचिकाएं देना, डेलीगेशन लंदन भेजना। लेकिन जब 1906 के आसपास इन सब से बात नहीं बनी, तब उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता पकड़ा, मतलब सविनय अवज्ञा। गलत कानूनों को हम मानेंगे ही नहीं, लेकिन शांति से, बिना किसी हिंसा के। तो फिर 9 जनवरी 1915 को गांधीजी भारत लौटे और अब उनके पास दक्षिण अफ्रीका में आजमाया हुआ एक कामयाब तरीका था। उन्होंने इसी तरीके को भारत के स्थानीय मुद्दों पर लागू करना शुरू किया और यहीं से जीत का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके मुख्य आंदोलनों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्रम याद रखना बहुत काम आएगा। देखिए, भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा इम्तिहान हुआ 1917 में बिहार के चंपारण में, और यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी गई। तो चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी? वहां एक सिस्टम था, तिन कठिया सिस्टम। सोचिए, किसानों को अपनी ही जमीन के सबसे उपजाऊ 3/20 हिस्से पर जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी, और ये सारी फसल अंग्रेज बागान मालिकों को चली जाती थी। मतलब ये शोषण का एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन सा था। यहाँ गांधी जी का जेनियस देखने को मिलता है। उनका तरीका सिर्फ प्रदर्शन करना नहीं था, ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले उन्होंने गांव में घूम घूम कर सर्वे करके पूरी प्रॉब्लम को जमीनी स्तर पर समझा। फिर भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ सामाजिक सुधार का काम भी शुरू किया, ताकि अधिकारियों पर बातचीत के लिए चौतरफा दबाव बने। और ये बात बहुत ही अहम है, इसे समझना जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक आजादी का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक समाज का सुधार न हो। इसलिए उन्होंने चंपारण में स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए, लोगों को साफ सफाई के बारे में सिखाया, छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। बरहरवा लखनसेन गांव में जो पहला स्कूल खोला गया, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं था, वो गांव के लोगों में आत्मसम्मान और जागरूकता जगाने का एक जरिया था। और यही तो सच्चे स्वराज की असली बुनियाद थी। चंपारण की कामयाबी के फौरन बाद 1918 में अगला पड़ाव था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और यहाँ गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के तरकश में एक और ताकतवर तीर जोड़ा, भूख हड़ताल। ये पहली बार था जब उन्होंने इसे एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि मिल मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि की मांग मान ली गई। ये एक सीधी और साफ जीत थी, जिसने ये साबित कर दिया कि गांधी जी के तरीके वाकई में काम करते हैं। तो चंपारण और अहमदाबाद की इन शुरुआती लोकल जीतों ने एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने गांधी जी को एक नेशनल लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। अब स्टेज तैयार था एक बड़े पैन इंडिया आंदोलन के लिए, और वो आंदोलन था 1920 का असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के जख्म के जवाब में ये आंदोलन शुरू हुआ। ये गांधी जी का पहला ऐसा सत्याग्रह था जो पूरे देश में फैला और जिसने हर भारतीय को एक साथ ला खड़ा किया।
लेकिन 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और जैसे ही हिंसा हुई गांधी जी ने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। ये दिखाता है कि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत कितना ऊपर था, नॉन निगोशिएबल था, उसूलों से कोई समझौता नहीं। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक और मील का पत्थर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसका सबसे यादगार चेहरा है 1930 का दांडी मार्च, जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कमाल का सिंबॉलिक एक्ट था। एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये ऐतिहासिक यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और देखते ही देखते पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया। आखिरकार 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और ये दौर थमा। और फिर वो आखिरी और सबसे बड़ा धक्का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। और इसका नारा इतना सीधा और शक्तिशाली था कि वो हर हिंदुस्तानी की आवाज बन गया, करो या मरो। ये आज़ादी की लड़ाई का आखिरी चैप्टर था, द फाइनल पुश। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत पर इतना जबरदस्त दबाव बनाया कि उनके पास भारत छोड़ने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा। ये पूर्ण स्वतंत्रता की खुली ललकार थी। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद सवाल उठता है कि हम सीखते क्या हैं? गांधी जी के इन आंदोलनों की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे काम की है? अगर इसे कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो सार ये है। पहली चीज, सत्य और अहिंसा पर अटूट विश्वास। दूसरी, आम से आम आदमी को आंदोलन का हिस्सा बना लेना। तीसरी, नमक बनाने जैसे छोटे सिंबॉलिक कामों से बड़ी सत्ता को चुनौती देना। चौथी, खादी और चरखे से आत्मनिर्भरता का मंत्र देना। और शायद सबसे जरूरी बात, राजनीतिक आज़ादी को सामाजिक सुधार से जोड़कर देखना। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया बहुत बदल गई है। आज की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में क्या गांधी जी की सत्य और अहिंसक प्रतिरोध की रणनीतियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, उतनी ही कारगर हो सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।